डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यदि मॉलिक्यूल्स के जो एटम होते हैं इनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर बहुत कम हो या शून्य हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल में जो परमाणु होते हैं उन पर आवेश का पृथक्करण नहीं होता। जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में या बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के मॉलिक्यूल की बात करें जिनके निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर बहुत ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की स्थिति में जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है वो बंध के इलेक्ट्रॉन्स को या बंध युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। इससे आवेश का पृथक्करण होता है और अधिक विद्युत ऋणी पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आता है और उतनी ही मात्रा का धनात्मक आवेश दूसरे परमाणु पर आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में या किसी अणु के जो परमाणु हैं उनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर ज़्यादा है, तो इस प्रकार के अणु या मॉलिक्यूल को हम पोलर या ध्रुवीय सहसंयोजक अणु के नाम से जानते हैं। और यदि हम ये कहें कि जो मॉलिक्यूल के परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर या तो बहुत कम है या शून्य है, तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं, सहसंयोजक अणु होते हैं, इनको हम बोलते हैं अध्रुवीय या नॉन पोलर सहसंयोजक अणु। किसी सहसंयोजक अणु में आयनिक गुणों को बताने का काम करता है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी या ध्रुवीयता होगी बंध में, उतने ही उसमें आयनिक गुणधर्म अधिक होंगे। और जनरली हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि किसी पोलर या ध्रुवीय अणु के जो दोनों एटम्स हैं उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, अंतर्नाभी की दूरी बोलते हैं, जिसको हम बंध लंबाई के नाम से जानते हैं, और किसी एक एटम पर जो आवेश है, आवेश के पृथक्करण के बाद कितना आवेश आया है, तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या इसके गुणनफल को हम द्विध्रुवीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं और इसे हम म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, शो करते हैं। और इसकी यूनिट की यदि हम बात करें तो डी बाई इसकी यूनिट होती है और 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ESU। ESU यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, या फिर 10⁻⁸ पिकोमीटर ESU। म्यू इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। E यहाँ पर चार्ज और D यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर या अंतर्नाभी की दूरी है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो यहाँ पर HF की जो अंतर्नाभी की दूरी है उसकी वैल्यू दी गई है और हाइड्रोजन पर जो चार्ज है उसको बताया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है। और हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है डी बाई में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू ई डी। हमें पता है चार्ज है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU है, और दूरी की यदि हम बात करें, डी की बात करें, तो वो है 91.7 पिकोमीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो 10⁻⁸ पिकोमीटर ESU है इसके इक्वल 1 डी बाई होती है। तो ये हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 4.4 डी बाई। और इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज आयनिक रिएक्टर कितने पाए जाएंगे उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डाइपोल जो मोमेंट है उसके दो मान चाहिए होते हैं, एक थ्योरेटिकल मान और एक प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के द्वारा हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वो मान। तो जब हमारे पास दो मान
होते हैं तो हम किसी मॉलिक्यूल में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण उपस्थित है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक वेक्टर इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान और बट्टे सैद्धांतिक मान और यहाँ पर इंटू 100। ये यहाँ पर ऊपर है, ये नीचे नहीं। तो इसके लिए हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो HF के लिए जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है ये इसका सैद्धांतिक मान है 4.4 डिवाई। और यदि हमें ये प्रायोगिक मान के आधार पर जो वैल्यू आई है डाइपोल मोमेंट की वो देकर और हमसे परसेंटेज आयनिक वेक्टर्स के बारे में पूछे तो वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रायोगिक मान 1.98 डिवाई है और थ्योरेटिकल सैद्धांतिक मान हमने कैलकुलेट किया था पहले। तो इसको फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 1.98 इंटू 4.4 इंटू 100। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा हमारे पास 45%। इसका मतलब ये है कि HF मॉलिक्यूल में 45% आयनिक वेक्टर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर हम प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो डिस्कशन है इसको हमने पहले ही स्टडी कर लिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि विद्युत ऋणता के मानों के आधार पर प्रतिशत आयनिक जो लक्षण है या गुण है इनको हम हैनी स्मिथ के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक करेक्टर्स इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो काई ए और काई बी है ये ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है और ये बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। और इनको हमेशा इस प्रकार लिखते हैं कि अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो एक्स काई ए के रूप में लिखते हैं और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को हम काई बी की फॉर्म में लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि होती है जिसमें ये मात्रा और जो जिसको हम परिणाम बोलते हैं वो और साथ में जो डायरेक्शन है ये दोनों ही इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल है जिसमें हम यदि बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की तो कार्बन का यहाँ पर sp संकरण पाया जाता है और इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी तुलना में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो ये जो साइन शो किया जाता है, जो एरो की डायरेक्शन होती है वो उस ओर होती है जिस ओर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पाया जाता है। और ये जो प्लस साइन यहाँ पर उस एटम की ओर होता है जो कम विद्युत ऋणी होता है। तो यहाँ पर हम फर्दर बात करें तो ये वाला ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और ये वाला अपनी ओर पुल करेगा, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करने के कारण इनका जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। फर्दर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल की तो इसके लिए भी जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसका जीरो होता है। और अमोनिया मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो जैसे
किसी मॉलिक्यूल में यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। और जो एरो शो किया जाता है वो इधर लोन पेयर की ओर किया जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं इनकी तुलना में नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर होगी, और यहाँ पर होगी वो होगी नाइट्रोजन से लोन पेयर की ओर। तो चूँकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए ये ऐड होंगे और इनका कुछ न कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। हम H2O की बात करें तो इसकी शेप होती है वो बी शेप होती है, और इसमें भी हम अभी जैसे बात कर रहे थे कि यदि लोन पेयर है तो डायरेक्शन उधर लोन पेयर की ओर शो होती है। यहाँ पर भी कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा H2O के लिए भी। यहाँ पर NF3 का एग्जाम्पल लिया गया है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है CCl4। और इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मान नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो फ्लोरीन की ओर शिफ्ट होंगे, मीन्स जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है यहाँ पर ये गलत शो किया गया है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, एरो नीचे की ओर होगा। ठीक है, ये वाला ये जो है ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। और चूंकि अब नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर हो रही है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होगी। जो एरो का जो साइन है वो नीचे की ओर होगा। चूँकि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर होगी तो ये साइन इसी तरह होगा। चूँकि अब हम बात करें एक्चुअल में ये साइन नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो वैल्यू यहाँ आ रही थी अमोनिया मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक ही डायरेक्शन होने के कारण उससे कम मान NF3 के लिए डाइपोल मोमेंट का प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। MOT जो चैप्टर था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो आज कंप्लीट हुआ।